नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में आज कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यह हम सब समझते हैं। लेकिन आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जब दुनिया में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अभी हाल ही में बंगाल और उड़ीसा में हमने दाना नाम से जो तूफान आया था, उसकी उस भयावहता की खबरें समाचार पत्रों में पढ़ी थी। इसी तरह से आए दिन अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाएं, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, हम पढ़ते सुनते रहते हैं। ये सारा हमारा जो डिजिटल प्रगति है, तकनीक है, वो इन प्राकृतिक आपदाओं में कई बार विफल रहती है। ऐसे में क्या किया जाए? जी हाँ, किसी भी तरह की आपदा में एक तकनीक आज भी प्रभावी है, वो है हेम रेडियो। हेम रेडियो, जिसे एमेचर रेडियो भी कहा जाता है, रेडियो संचार का वो तरीका है जिसमें आम नागरिक रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग कर एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो। आप पहाड़ पर हो या कि अपने घर में हो, या कार में हो या ट्रेन में हो, हेम रेडियो के माध्यम से आप कहीं पर भी तुरंत संपर्क कर सकने में सक्षम हो। वस्तुतः इसका उपयोग शौकिया रेडियो संचालक करते हैं, बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के। हेम रेडियो की मदद से एक ऑपरेटर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति एक शहर में हो, एक देश में हो या किसी दूसरे देश में। इसकी खास बात यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और हमें यह लाइसेंस लेने के लिए एक विशेष परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। एम रेडियो, जिसे सामान्यतः HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो भी कहा जाता है, एक संचार का ऐसा माध्यम है जो लोगों के साथ बिना किसी इंटरनेट या टेलीफोन नेटवर्क के बातचीत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक ऐसा शौक है जो न केवल मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सुरक्षा और आपातकालीन संचार के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हेम रेडियो की शुरुआत को हम 19वीं सदी के अंतिम चरण से या 20वीं सदी के प्रारंभ से मान सकते हैं, जब रेडियो तरंगों के माध्यम से संचार की तकनीक विकसित हो रही थी। शुरुआत में यह मुख्य रूप से नाविकों और विमान चालकों के लिए उपयोगी थे, लेकिन धीरे धीरे शौकिया रूप में इसका क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। 1909 में वायरलेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने पहले वार्षिक अधिवेशन में ब्लू बुक प्रकाशित की, जिसमें एमेचर रेडियो स्टेशनों की सूची को सम्मिलित किया गया था। इस सूची में कनाडा और अमेरिका के 89 एमेचर रेडियो स्टेशनों का उल्लेख किया गया था। एमेचर रेडियो शौकिया तौर पे जो काम कर रहे थे, उनके लिए ये रेडियो ऑपरेटर्स विज्ञान, इंजीनियरिंग, उद्योग और समाज सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए थे। एमेचर ऑपरेटर्स ने जो शोध अनुसंधान किया, जो प्रयोग किए, जिस तरह के प्रसारण किए, जिस तरह का संपर्क बनाया, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की, राष्ट्रों को सशक्त बनाया और आपात स्थिति में अनेक लोगों के जीवन को बचाने के भी प्रयास किए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी एक महती भूमिका रही है। हेम शब्द का पहली बार उपयोग 19वीं सदी के जो पेशेवर टेलीग्राफी में लोग जुड़े हुए थे, उनके लिए मजाक के रूप में उपयोग किया जाता था, जिनकी मोर्स कोड भेजने में बहुत अधिक कुशलता नहीं होती थी। यह शब्द रेडियो के आविष्कार के बाद प्रचलित हुआ और पेशेवर रेडियो ऑपरेटर्स के बीच एमेचर ऑपरेटर्स के लिए एक उपहास का पात्र बन गया था, या उपहास के लिए उनका प्रयोग किया जाता था।
लेकिन कालांतर में यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण हो गया और इन एमेच्योर ऑपरेटर्स ने हेम शब्द को बड़े गर्व के साथ अपना लिया था। 20वीं सदी के मध्य तक इस शब्द की जो नकारात्मकता थी वो समाप्त हो गई थी और यह एक सकारात्मक दृष्टि से इसका उपयोग होने लगा था। हेम को कुछ लोग HAM कैपिटल रूप में लिखते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका कोई एब्रीवेटेड रूप प्रचलन में नहीं है। जो लोग हेम रेडियो की उत्पत्ति के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसमें एक मान्यता यह भी है कि हेम शब्द 3 रेडियो संचालकों से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय है H फॉर हर्ट्स, A फॉर अल्मायरा और M फॉर मर्सी। तो इन तीनों को मिलाकर के हेम रेडियो की शुरुआत होती है या हेम रेडियो का नामकरण किया गया था। कुछ मान्यताएं यह भी बताती हैं कि हेम का अर्थ हैम फिस्टेड होता है, जो शुरुआती समय में रेडियो संचालकों के कम अनुभव की ओर संकेत करता है। 1920 के आसपास यह अभिव्यक्ति काफी लोकप्रिय होने लगी और धीरे धीरे इसका प्रयोग आम नागरिकों में बहुतायत से होने लगा और हेम रेडियो के जरिए जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया गया उसे उस शौकिया प्रक्रिया को एमेच्योर रेडियो भी कहा जाने लगा। भारत में इस समय लगभग 20-22 हजार के आसपास लाइसेंस दिए गए हैं ऐसे शौकिया रेडियो ऑपरेटर्स या हेम रेडियो की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों को। पहला शौकिया रेडियो लाइसेंस 1921 में दिया गया था और 1930 के दशक के मध्य तक भारत में लगभग 20 शौकिया हेम रेडियो ऑपरेटर्स थे। शौकिया रेडियो ऑपरेटर्स ने 1940 के दशक तक आते आते भारत की स्वाधीनता में भी अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया और उन्होंने इस प्रकार से स्थापित अपने हेम रेडियो के माध्यम से आजादी के आंदोलनों के संबंध में खबरें देने की दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वायरलेस उपकरणों पर आयात शुल्क को घटा दिया, उसके बाद देश में हेम रेडियो का अपेक्षाकृत अधिक तेजी के साथ विकास हुआ और देश में अनेक आपदाओं के समय हेम रेडियो की अपनी एक प्रभावी भूमिका रही, चाहे भूकंप का समय हो, चाहे सुनामी का हो, चाहे चक्रवात का हो, चाहे बाढ़ का हो, चाहे बम विस्फोट का समय हो। इस प्रकार के जब भी दुर्घटनाएं घटी हैं तो प्रभावित क्षेत्रों में हेम रेडियो ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। एक तरह से आपातकालीन संचार व्यवस्था को स्थापित करते हुए उन्होंने पीड़ितों को लाभ पहुंचाई है या उनके परिजनों को सूचना पहुंचाते हुए उनका भी उनसे संपर्क कराया है। भारत में शौकिया रेडियो का जो नियंत्रण है, नियमन है, वो वायरलेस और प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग के माध्यम से होता है, जिसे संक्षेप में WPC कहा जाता है। और WPC यह संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ही एक यूनिट है। WPC शौकिया रेडियो को लाइसेंस प्रदान करता है और इसके लिए परीक्षाएं भी आयोजित करता है। ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है उसकी भी निगरानी करने का दायित्व WPC पर ही है। जहां तक इतिहास की हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो पहले शौकिया रेडियो ऑपरेटर अमरेंद्र चंद्र गुप्त थे, जिन्हें 1921 में लाइसेंस दिया गया था। बाद में उसी वर्ष मुकुल बोस को भी यह लाइसेंस दिया गया। इस तरह वो देश में दूसरे शौकिया रेडियो ऑपरेटर बने। इन्होंने पहली बार एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया। इस रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से 1923 तक आते आते भारत में 20 ब्रिटिश हेम ऑपरेटर्स कार्य कर रहे थे। 1935 में पहले शॉर्टवेव मनोरंजन और सार्वजनिक प्रसारण स्टेशन की स्थापना मैसूर के तत्कालीन कुलपति EP मेटकॉफ की पहल पर की गई थी। हालांकि 1930 के दशक के मध्य में लगभग 50 से अधिक लाइसेंस जारी कर दिए गए थे, जिसमें से अधिकांश लाइसेंस
ब्रिटिश सेना के अधिकारियों के पास थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1939 में नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। एक तरह से इन पर ब्रिटिश अधिकारियों ने रोक लगा दी थी और जिन लोगों के पास शौकिया रेडियो लाइसेंस थे ऑपरेट करने के रेडियो स्टेशंस को, उन्हें यह कहा गया था कि वे अपने रेडियो उपकरण पुलिस को सौंप दें। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इस तकनीक का उपयोग युद्ध के समय प्रभावी ढंग से किया जा सके। स्वाधीनता के समय एक रेडियो ऑपरेटर नरीमन अब्राबाद प्रिंटर ने आजाद हिंद फौज के उस रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया था। इस तरह के रेडियो उपकरणों के माध्यम से खबरों को बिना सेंसर कराए भेजा जा सकता था। सूचनाओं का प्रसार सरकार से छिप करके किया जा सकता था। ब्रिटिश गुलामी के दौर में इस तरह के प्रयोग हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में शौकिया रेडियो सेवा शुरू की थी, जिसे कांग्रेस रेडियो का नाम दिया गया था और यह 2 सितंबर 1942 को प्रारंभ किया गया था। इस स्टेशन को जापान अधिकृत म्यांमार तक सुना जा सकता था। नवंबर 1942 तक इस प्रसारण को जारी रखा गया, लेकिन एक अधिकारी के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस स्टेशन को बाद में बंद करना पड़ा। देश की आजादी तक भारत में लगभग 50 हेम रेडियो के लाइसेंस जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसमें से बहुत कम सक्रिय थे। आजादी के बाद पहला शौकिया रेडियो संगठन एमेच्योर रेडियो क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 15 मई 1948 को मध्य प्रदेश के महू में सिग्नल स्कूल में की गई थी। क्लब का मुख्यालय बाद में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां इसका नाम बदलकर एमेच्योर रेडियो सोसाइटी ऑफ इंडिया कर दिया गया था। यह भारत का सबसे पुराना शौकिया रेडियो संगठन है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब वायरलेस उपकरणों से आयात शुल्क में कमी की, तो भारत में रेडियो ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ती चली गई और 1980 तक भारत में लगभग 1500 के आसपास शौकिया रेडियो ऑपरेटर्स हो गए थे और कालांतर में यह संख्या निरंतर बढ़ती चली गई और अभी एक अनुमान के अनुसार लगभग 22,000 से अधिक रेडियो ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश में हेम रेडियो बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो सके, लेकिन अमेरिका आदि कुछ देशों में यह बहुत लोकप्रिय है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में इस समय 6 लाख से अधिक हेम रेडियो कार्य कर रहे हैं, वहीं दुनिया भर में यह संख्या 20 लाख से अधिक है। हेम रेडियो के जो ऑपरेटर्स हैं, ये विभिन्न पृष्ठभूमियों के होते हैं। इसमें चिकित्सक हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, फिल्म सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कुछ मिशनरीज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसका उपयोग अपने शौक के लिए करते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो उन आपातकालीन परिस्थितियों में भी उनका भरपूर सहयोग मिलता है। आपातकाल की स्थिति में जब सारे चैनल्स फेल हो जाते हैं, उस समय हेम रेडियो अपनी उस संचार तकनीक के आधार पर सार्वजनिक सेवा एजेंसियों के साथ काम करते हुए अपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करते हैं। माइक का उपयोग करके हम अन्य जो हेम्स रेडियो हैं उनके साथ जुड़ करके अपने कंप्यूटर या टैबलेट के माध्यम से डेटा, टेक्स्ट या चित्र भी भेज सकते हैं। तो एक प्रकार से जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उसका उपयोग करके हम इस संचार तकनीक का और अधिक प्रभावशाली उपयोग कर सकते हैं। बल्कि हेम रेडियो के माध्यम से आप अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके साथ भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि हेम्स रेडियो के माध्यम से आप चंद्रमा से जो सिग्नल है उनको बाउंस करा करके वापस पृथ्वी पर भेज सकने में सक्षम है। तो इस प्रकार से हेम रेडियो की उपयोगिता इस प्रकार से हेम रेडियो की उपयोगिता व्यापक है, विस्तृत है। आपातकालीन संचार, जैसा मैंने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, भूकंप आए, बाढ़ आए, तूफान आए, जब सभी संचार माध्यम अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, तब इस रेडियो संचार का उपयोग किया जा सकता है
और हेम रेडियो ऑपरेटर्स ने अनेक बार अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। हेम रेडियो एक ऐसा साधन है जो लोगों को पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ करके संपर्क स्थापित करने का एक अवसर प्रदान करता है। हेम रेडियो का संचालन करना एक तकनीकी काम है, इसलिए इसके उपकरणों का सही प्रयोग और सेटअप की जानकारी हमको होना आवश्यक है। हेम रेडियो का उपयोग करने वाले जो लोग हैं, उनकी अपनी एक विशिष्ट कम्युनिटी होती है, जिसके माध्यम से वो एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते रहते हैं और उनका नियमित रूप से संवाद चलता रहता है। आज के समय में जब मोबाइल और इंटरनेट जिस प्रकार से हमारे जीवन में प्रविष्ट कर गए हैं, हमारे जीवन शैली के साथ घुल मिल गए हैं, उसके बावजूद हेम रेडियो की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। ये अभी भी हमारे जीवन में एक बैकअप कम्युनिकेशन के रूप में अपनी प्रभावशाली भूमिका रखता है। आपातकालीन जो सेवाएं हैं, सैन्य संस्थाएं हैं, वो भी इनका सहारा लेकर के कहीं जो मानवता संकट में है, दुखी पीड़ित मानवता है, उसको सहयोग देने के लिए तत्पर है। हेम रेडियो के भविष्य की हम बात करें तो भविष्य मुझे लगता है कि रेडियो के स्वरूप को पूरी तरह से बदल देगा, कम से कम इस डिजिटल दौर में। इसके महत्व में, इसकी प्रासंगिकता में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत प्रभावशाली नहीं है। और अब जब हम एआई की दुनिया में पहुंच गए हैं, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां हम नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, वहां तो हेम्स रेडियो का प्रयोग एक रोचक और उन्नत दुनिया की ओर हमको ले जाएगा। अब डिजिटल मोड्स का उपयोग करते हुए हम बेहतर और स्पष्ट सिग्नल दे सकने में सक्षम हो। हम बहुत अधिक विकास के साथ साथ अधिक सटीकता और कम ऊर्जा के साथ इसका उपयोग कर सकने में भविष्य में सक्षम होंगे। आने वाले समय में हम अपने वीडियो और डेटा को भी प्रभावी ढंग से ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए किस तरह से हेम रेडियो उस दौर में जब सारी तकनीक विफल हो जाए, वहां भी आपके उस संपर्क को बनाए रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आने वाले समय में हेम रेडियो को ऑटोमेटेड सिस्टम पर भी तैयार किया जा सकता है। ड्रोन्स या अन्य डिवाइसेस के साथ जोड़ करके दूरस्थ इलाकों में भी इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। हेम रेडियो का उपयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध, अनुसंधान और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी किए जाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और उसके सकारात्मक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देश दुनिया में कई ऐसे अवसर आए हैं, चाहे वो 2004 की हिंद महासागर में आई सुनामी हो, जिसमें भारत, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश प्रभावित हुए थे। इन रेडियो संचालकों ने संचार को बहाल करने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। वहीं अमेरिका में 2005 में ह्यूरिकेन कैटरीना का जो तूफान आया था, उसमें भी बाढ़ और पावर फेलियर के कारण पारंपरिक संचार प्रणाली खतरे में पड़ गई थी। उस समय हेम रेडियो ने संपर्क स्थापित कर महत्वपूर्ण सेवाएं दी थी। इस प्रकार 2011 का फुकुशिमा परमाणु आपदा हो या 2015 का नेपाल का भूकंप हो या पहाड़ों में खोज और बचाव कार्य की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर संचार की बात हो, ऐसे बहुत सारे अवसर हैं जहां हम हेम रेडियो के माध्यम से एक प्रभावशाली संचार सिस्टम या संचार व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। हमारे देश में गुजरात भूकंप 2001 में या केदारनाथ की बाढ़ 2013 में, 2018 में केरल में आई बाढ़ या 2004 में तमिलनाडु का सुनामी आपदा और विशाखापत्तनम का गैस रिसाव या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक आपदाएं या उड़ीसा का 1999 का महाचक्रवात, इन सभी आपदाओं में हेम रेडियो ने उन आपदग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित, दुखी और व्यथित मानवता के लिए बहुत अधिक सहयोग दिया है उन इंटरनेशनल, नेशनल रिलीफ एजेंसीज को। हेम रेडियो का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति, कंपनी या सरकार के पास नहीं होता है।
यह एक सार्वजनिक संचार सेवा है जिसे एमेच्योर रेडियो संचालित करते हैं। इन ऑपरेटर्स को, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है और यह लाइसेंस सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है, उसके तहत जारी किए जाते हैं। हेम रेडियो ऑपरेटर्स दुनिया भर में काम करते हैं। यह एक वैश्विक समुदाय के हिस्से हैं। हालांकि वे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग करते हैं, लेकिन ये बैंड सरकार के पास रहते हैं और लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही इनका उपयोग करता है, निश्चित शर्तों के आधार पर। और अभी तक इनका उपयोग व्यावसायिक नहीं हुआ है। ये केवल शौकिया, सार्वजनिक सेवा, आपदा राहत और तकनीकी कौशल को विकसित करने की दृष्टि से ही किया जा रहा है। यदि आपके पास घर में हेम रेडियो नहीं है, तब भी संकट के समय आप इसका उपयोग अन्य तरीकों से कर सकते हैं। जो सरकार और आपातकालीन सेवा दल हेम रेडियो का उपयोग करते हैं, उनके साथ सामान्य जनता भी जुड़ करके इसका फायदा उठा सकती है। हम बिना रेडियो डिवाइस के भी इस संचार से जुड़ सकते हैं। तो जो लोग लाइसेंस लेकर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ इस तरह के विकल्प हैं जिसके माध्यम से वे संकट में पड़े हुए व्यक्तियों तक पहुंच सकते हैं। भारत में रेड क्रॉस और एनडीआरएफ की टीम में ऐसे प्रशिक्षित हेम रेडियो ऑपरेटर होते हैं जो संकट के समय स्थानीय लोगों के साथ समन्वय करके आपातकालीन संचार सेवा को प्रदान करते हैं। कम्युनिटी रेडियो और एफएम प्रसारण में एक पक्षीय संचार होता है। हालांकि ये माध्यम भी हेम रेडियो ऑपरेटर्स के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करके जनता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हेम रेडियो में एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, जबकि कम्युनिटी रेडियो और एफएम प्रसारण में वो एक पक्षीय संचार होता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे संचार नेटवर्क की पारस्परिक सहभागिता से हम एक प्रभावशाली संचार व्यवस्था स्थापित करके संकटग्रस्त लोगों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें सहयोग, सहायता या राहत पहुंचा सकते हैं। और अंत में एक बात और, हेम रेडियो के दुरुपयोग की आशंकाएं भी है। जहां हेम रेडियो के बहुत सारे लाभ हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसके दुरुपयोग के खतरे भी हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के संचालन करता है, अनधिकृत रूप से इसका उपयोग करता है, तो वो अवैध गतिविधि माना जाएगा और इससे जो लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर्स हैं, उनका जो संचार है उसमें भी हस्तक्षेप हो सकता है, उनके लिए एक चुनौती मिल सकती है। और इस प्रकार के हस्तक्षेप और चुनौती से आपातकाल में जो हम सहायता देना चाहते हैं, राहत पहुंचाना चाहते हैं, उसमें भी संकट आ सकता है। अनधिकृत हस्तक्षेप या जानबूझकर उन आवृत्तियों को रोक करके हम संचार में बाधा पहुंचाते हैं, इस प्रकार की गतिविधि एक अपराध की श्रेणी में आती है। चुनाव या राजनीतिक समारोह के दौरान भी कई बार इन आवृत्तियों को जाम करने की कोशिश की जाती है। हमें इस तरह की जो अनधिकृत गतिविधियां हैं, इनके प्रति सावधान रहना होगा। इस प्रकार अनधिकृत रूप से उपयोग करते हुए हेम रेडियो के माध्यम से हम झूठी सूचनाएं को प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, अफवाहों को हवा दे सकते हैं। कुछ देशों में ऐसे उदाहरण रिपोर्ट हुए हैं जहां झूठे कॉल किए गए और प्राकृतिक आपदाओं की झूठी और गलत सूचनाएं दी गई, कुछ अवैध गतिविधियों का संचालन किया गया, अनुचित सामग्री या अपमानजनक सामग्री का उस पर प्रसारण किया गया। इन सभी का नियमन करने के लिए विभिन्न देशों ने अपने यहाँ कुछ नियम बनाए हैं। हमारे देश में WPC या जो हमारा टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, वो इसको एक तरह से नियंत्रित करती है। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि हेम रेडियो एक शौकिया रेडियो है, जो एक गैर वाणिज्यिक या दो तरफा रेडियो संचार है। ये वो रेडियो स्पेक्ट्रम है जो अनेक आवृत्ति बैंड पर काम करते हैं और यह एक रियल टाइम नेटवर्क है, एक वायरलेस संचार की तरह से है जो तुरंत सूचनाएं पहुंचाता है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो आइए हम भी कोशिश करें हेम रेडियो के इस आकर्षक और रोमांचक दुनिया में प्रवेश करने का। आपके आसपास यदि कहीं इस तरह की सुविधा हो तो उसे ज्वाइन करें और कोशिश करें कि हम इसके माध्यम से पीड़ित और व्यथित मानवता की सेवा के लिए
आगे आए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।